हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे एल डी सी ए डी डबल ई, दैट इज असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 5 जून 2021 को। तो हमने इसके इलेक्ट्रिकल सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस और इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अब जो राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चंस है और जी के सेक्शन का कुछ क्वेश्चंस है और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे राजभाषा सेक्शन का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यह जो है प्रिंट है वो हैंडमेड है, रिटन लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है इस चीज़ को। लेकिन मेरी बातों को सुनिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है राजभाषा अधिनियम को कब से लागू किया गया। ठीक है, तो जो राजभाषा अधिनियम है उसको लागू करने की डेट पूछी गई है। तो दिस इज द 26 जनवरी 1965। 26 जनवरी 1965 को जो है तो राजभाषा अधिनियम को लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट है 109 नंबर का क्वेश्चन पूछा रहा है, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक कार्यक्रम कहाँ से जारी होता है। ठीक है, तो जो भी राजभाषा नीति है उसका जो भी कार्यान्वयन होता है तो वह जनरली होम मिनिस्ट्री से जारी होता है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय जो होता है, ठीक है, वह वार्षिक कार्यक्रम इसका जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पे राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं। तो राजभाषा अधिनियम 1963 में टोटल 9 धाराएं हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सभी धाराओं का जो भी सेक्शन है वो सभी में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कंटेस्ट होनी चाहिए। तो 9 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पर जो क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यह पूछा जा रहा है, जोलिक के बारे में पूछा जा रहा है। जोलिक पर जो होता है जोनल लेवल पर होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का जो भी लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, ठीक है, जोनल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो जीएम साहब होते हैं, दैट इज महाप्रबंधक। ठीक है, तो महाप्रबंधक इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, और इसी प्रकार डिवीजन लेवल पे जो होते हैं वह कौन होते हैं, डीआरएम साहब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि राजभाषा रूल 1976 है, उसमें जो है बेसिकली 3 क्षेत्र में जो है तो डिवाइड किया हुआ है इसको, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। तो जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसको का क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 105 की बात करें तो राजभाषा नियम का विस्तार किस राज्य पर नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है वो क्वेश्चन। तो जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गोवा और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा दैट इज़ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जो है तो राजभाषा नियम का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियाँ हैं। तो बेसिकली जो हमारा पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, उसमें टोटल 3 सब कमिटीज़ हैं। ठीक है, बेसिकली 3 सब कमिटीज़ हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 पे आएंगे। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 110, 210। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे अनुच्छेद 120।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आर्टिकल 12 जो होता है बेसिकली दैट इज़ वह डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अनुच्छेद 120 है वह बताता है कि लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में जो कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी वो बताता है आर्टिकल 120। आर्टिकल 112 हमारा क्या होता है, बजट, दैट इज बजट ना बोल के हम इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो ज़्यादा अच्छा है, दैट इज़ क्योंकि बजट वर्ड जो है वह मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और आर्टिकल जो 210 है वह बेसिकली बताता है कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में अडॉप्ट एनी वन और मोर देन वन लैंग्वेजेस इन यूज ऑफ स्टेट, ठीक है। हिंदी और हिंदी के अलावा भी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है तो उसको मान सकता है, ठीक है, जैसे कई जगह पे उर्दू को माना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। अगर कोई हिंदी भाषी कर्मचारी हिंदी आशुलिप परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसे अग्रिम वेतन वृद्धि मिलती है, ठीक है। तो इस केस में कितनी अग्रिम वेतन वृद्धि वृद्धि मिलती है? इस केस में अगर कोई हिंदी भाषी कर्मचारी हिंदी आशुलिप परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसे 2 अग्रिम वेतन वृद्धि मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। संविधान की अष्टम अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो संविधान की अष्टम अनुसूची जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल कितनी है? 22 लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है ना। जिसमें ओरिजिनल अगर बात करें यहाँ पे तो टोटल 14 थी और बाद में जो है तो हमने 3 अमेंडमेंट करके जो है तो 8 और लैंग्वेजेस को ऐड किया है, ठीक है। और इस तरह से 8वीं अनुसूची में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो अभी एट प्रेजेंट जो हैं संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ओरिजिनल अनुसूची थी, उस ओरिजिनल संविधान था उसमें टोटल 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूची को हमने बाद में ऐड किया है शेड्यूल्स को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है जीके सेक्शन का, तो जीके सेक्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्लीज़ जीके सेक्शंस को अभी अंडर एस्टिमेट ना करते हुए हम उनको भी बराबर करंट अफेयर्स के रूप में तैयार करते रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को पूछा गया है यहाँ पे जीके सेक्शन के तौर पे। तो यहाँ पे जीके सेक्शन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 100 ऑफ दिस पेपर। वेयर वॉज द वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल्ड इन 2018? 2018 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस, बीजिंग, रशिया और सिडनी। तो इसका आंसर होगा क्या? रशिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज रशिया। तो 2018 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है, दैट इज़ फुटबॉल वर्ल्ड कप का मतलब हो गया फीफा, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वह कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था। और इसमें जो है तो फ्रांस जो है तो विनर रहा था और फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। क्रोएशिया इज अ रनर अप। ओके, इसके अलावा अगर करंट अभी फीफा की वर्ल्ड करें जो 2022 में हुआ था, कतर में हुआ था, ठीक है। 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और इसमें जो है तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। जो पिछला विनर था उसको अर्जेंटीना ने हराया और क्रोएशिया जो है तो इसमें 3rd नंबर पे रहा, ठीक है। तो अर्जेंटीना जो है जिसके के प्लेयर लियोनेल मेसी थे, ठीक है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ये थी फीफा से संबंधित जानकारी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2022 कतर में हुआ और 2026 का जो फीफा होगा वह जॉइंट रूप से कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में खेला जाएगा, ठीक है। तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए तीनों कंट्रीज़ जो हैं तो जॉइंट रूप से जो फीफा 2026 का आयोजन करेंगे, तो इसको भी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 पे बात करें अगर तो वेयर वर द ओलंपिक्स हेल्ड इन 2016? तो देखिए यहाँ पे ओलंपिक्स की बात की जा रही है। 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वह हुआ है रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। रियो डी जेनेरियो इज द वन ऑफ द सिटी इन ब्राज़ील, ठीक है। और 2016 के बाद जो ओलंपिक्स 2020 जो कि ड्यू टू कोविड 2020 में ना होके फिर 2021 में हुआ,
और यह जो है तो टोक्यो सिटी जापान में खेला गया। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओलंपिक जो 2024 होगा, ठीक है, 2020 तो हो गया टोक्यो में, और ओलंपिक 2024 वह कहाँ पे होगा, तो वह होगा पेरिस में। ठीक है, ओलंपिक 2024 होगा पेरिस में, और ओलंपिक 2028 की बात करें तो वह होगा लॉस एंजलिस में। ठीक है, तो पेरिस फ्रांस में आता है और लॉस एंजलिस जो है वह यूएसए कैलिफोर्निया के पास का शहर है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे, हु इज़ द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड। तो अगर हम बात करें तो फास्टेस्ट रनर दैट इज स्प्रिंटर इन द वर्ल्ड, और जस्टिन गैटलिन, असाफा पॉवेल, यूसेन बोल्ट, और नन ऑफ दिस। तो यूसेन बोल्ट जो है बेसिकली ही इज़ द फास्टेस्ट मैन ऑफ द प्लानट। ठीक है, ही इज़ अ जमैकन स्प्रिंटर। ठीक है, बेसिकली ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर ऑफ ऑल टाइम यूसेन बोल्ट जो हैं। ठीक है, तो इन्होंने 100 मीटर जो है तो 9.58 सेकेंड में कवर करा, तो इसलिए ये जो है तो यूसेन बोल्ट हमारे फास्टेस्ट रनर है। ठीक है, इसके अलावा असाफा पॉवेल की बात करें तो इन्होंने 9.72 सेकेंड्स में जो है तो 100 मीटर का रन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया की अगर बात करें तो रशिया जो है वह लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। इसके अलावा दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे चाइना है, और चौथे नंबर पे यूएसए, ब्राज़ील पाँचवें नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पे है, इंडिया सातवें नंबर पे है। ठीक है, तो इंडिया जो है तो एरिया वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे तो 7th पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट है चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल, दैट इज़ चेन्नई जो है तो तमिलनाडु। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे कि जो अभी आंध्र प्रदेश है जिसकी कैपिटल थी अभी अगर बात करें तो अमरावती कैपिटल थी, तो अभी हाल फिलहाल में इसको जो है तो वाइजॉग यानी विशाखापट्टनम में इसको शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे, तो विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन जो है तो वह एशिया है। ठीक है, क्योंकि चाइना और जो इंडिया है वो दोनों जो है तो इसी एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉपुलेशन जो होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एशिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो देर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो कॉन्टिनेंट इज ऑन द अर्थ इज बेसिकली अ 7 मेन डिविजन्स ऑफ लैंड। ठीक है, सो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो होगा वह सबसे छोटा जो है तो एक तरह से बात करें अगर तो कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा जो एक जीलैंडिया है दैट इज माइक्रो कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसको भी अभी डिस्कवर किया गया है जीलैंडिया, और एक ओसनिया है। ठीक है, इनके बारे में भी बात चल रही है बेसिकली, लेकिन जो मेन डिविजन्स हैं ठीक है तो वह कितने हैं, 7 ही हैं। ठीक है, तो 7 ही राइट आंसर होगा। इसके अलावा वेयर इज़ द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिचुएटेड। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वह बेसिकली मुंबई में है। तो सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट मुंबई। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं आरबीआई को। ठीक है, और आरबीआई गवर्नर की अगर बात करें यहाँ पे तो बेसिकली आरबीआई में जो है तो 1 मेन गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और जो शक्तिकांता दास हैं तो अभी प्रेजेंट में आरबीआई गवर्नर हैं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज यूनियन टेरिटरी।
तो यहाँ राजस्थान, उत्तराखंड, पुदुचेरी और हिमाचल प्रदेश, तो पुदुचेरी जो है वह यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो एरिया के टर्म्स में है जो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, इसके पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था 2000 तक, जबकि 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए, इसलिए राजस्थान इस समय जो है तो फर्स्ट नंबर का स्टेट है। 89 पे आते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा स्टेट, तो गोवा की पंजिम। ठीक है, बहुत सिंपल है। हु इज़ द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किसके पास है। तो अगर बात करें यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जिसका हेडक्वार्टर जो है वह कृषि भवन है। ठीक है, यह बेसिकली इसके लिए जो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वह नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, इज द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा जो हैं शोभा करंडलजे और कैलाश चौधरी जो हैं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, जो कि इससे एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर होंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी। नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द इन द इंडिया, तो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है वह पीर पंजाल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, तो दैट इज अ बोगी बील ब्रिज। ठीक है, बोगी बील ब्रिज कहाँ पे है, वह ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। ठीक है, तो बोगी बील ब्रिज जो है वह ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। इट इज़ अ कंबाइंड रोड एंड रेल कम ब्रिज जो है। ठीक है, और बेसिकली यह नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स ऑफ आसाम को जो है तो कनेक्ट करता है। ठीक है, बेसिकली इट इज़ इसमें जो है तो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट और जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों आसाम के दोनों डिस्ट्रिक्ट आपस में कनेक्ट होते हैं। और 4.94 किलोमीटर का ये ब्रिज है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर सिचुएटेड है। काफ़ी प्यारा ब्रिज है। ठीक है, तो इस पर कभी आपको जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए। ठीक है, इसको डिज़ाइन किया है राइट्स ने। इसके बाद आते हैं रेलवे बोर्ड इज सिचुएटेड इन, तो रेलवे बोर्ड जो है बेसिकली रेलवे भवन वह न्यू दिल्ली में है। ठीक है, 1905 में जो है तो रेलवे बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसको भी याद रखिए। व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 3 फरवरी 1925 को। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है विच सिटी हैज़ 3 जोनल रेलवे हेडक्वार्टर, तो बेसिकली अगर जोनल रेलवे हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता जो है तो हैज़ कोलकाता जो है तो 3 जोनल रेलवेज का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हुई इज़ द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर हैं वह कौन है, मिस्टर जॉन मथाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जॉन मथाई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रेल कोच फैक्ट्री वो कहाँ पे है, तो रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ दैट इज़ इन कपूरथला, जहाँ पे एलएचबी कोचेस बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेरम्बूर आईसीएफ इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, यहाँ पे जो है तो अभी एट प्रेजेंट जो है वंदे भारत का बहुत सारा काम चल रहा है। ठीक है, वंदे भारत को बनाया जा रहा है, ट्रेन 18। ठीक है, इसके अलावा एलएचबी कोचेस भी बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एमसीएफ रायबरेली। ठीक है, एमसीएफ रायबरेली जहाँ पे एलएचबी कोचेस बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी ट्रेन सेट्स को बनाए जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप भोपाल में है। ठीक है, एक मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री एमआरसीएफ जो कि अभी लातूर सेंट्रल रेलवे में स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे भी ट्रेन सेट जो आपका ट्रेन 18 है उसको बनाया जाएगा। ठीक है, वेयर इज द मेन बेंच ऑफ कैट लोकेटेड, तो कैट की जो मेन बेंच है अगर बात करें तो टोटल कैट की जो प्रिंसिपल बेंच है वह एनसीटी ऑफ दिल्ली में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन ऑफ दिल्ली में जो है कैट की मेन बेंच है। ठीक है, तो कैट इज़ नथिंग बट अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि आर्टिकल 323A के अंतर्गत आता है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 323A के अंदर जो है तो कैट है बेसिकली
कैट को बनाने का पर्पज़ यह था कि जितने भी डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स जो रिक्रूटमेंट या कंडीशन ऑफ सर्विस को लेके होते हैं जो इन पब्लिक सर्विस, तो उनका जो सॉल्यूशन है वो प्रायोरिटी पर कैट द्वारा किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे भी विवादों का निपटारा करने के लिए कैट को बनाया गया था। इसके जो है टोटल 19 बेंच हैं। ठीक है, टोटल 19 बेंच हैं जो दिल्ली का मेन बेंच है उसको मिला के, और इसके अलावा 21 जो है सर्किट बेंच हैं। ठीक है, तो देर आर 21 सर्किट बेंच और 19 जो है, तो टोटल बेंच है 19 बेंच और 21 सर्किट बेंच। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कितने हैं, तो टोटल नंबर जो आरआरबीज़ हैं बेसिकली जो ग्रुप सी और ग्रुप टी के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको रिक्रूट करने के लिए आरआरबीज़ को बनाया गया था 1998 में। ठीक है, 27 अप्रैल 1998 को सेटअप किया गया था इसको। और ये जो है बेसिकली जैसे ये टोटल नंबर ऑफ़ 21 है। ठीक है, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, ठीक है, बेंगलुरु, भोपाल, बिलासपुर, बहुत सारे ऐसे हैं, भुवनेश्वर, मुंबई। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। इसके अलावा हुई था चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है नीति आयोग, बिकॉज क्योंकि अर्सवाइल प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन नई गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई और इन्होंने 1 जनवरी 2015 को जो है तो प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके एक नया कमीशन नया थिंक टैंक लाया, दैट इज़ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके जो चेयरमैन है दैट इज एक्स ऑफिशियो पीएम होंगे। ठीक है, कोई भी पीएम जो भी होगा वह इसका चेयरमैन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके वाइस चेयरमैन की, तो एट प्रेजेंट जो वाइस चेयरमैन है इसके सुमन बेरी जी हैं, सुमन बेरी। और इसके जो सीईओ हैं वह परमेश्वरन अय्यर जी हैं इस समय पे, परमेश्वरन अय्यर। सो पीएम इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा व्हाट इज़ द डिजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ नायर, नायर जो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, नायर इज सिचुएटेड बड़ोदरा। तो यहाँ पे जो डिजिग्नेशन ऑफ हेड है तो वह डायरेक्टर जनरल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इरीसन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इरीसन बेसिकली पुणे में है। ठीक है, और इरीन बेसिकली नासिक में है, इरीमी जमालपुर में है। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीआर, तो एनसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इलाहाबाद में। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू, बच्चा बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अपने चाचा नेहरू जो हैं तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। आरडीएसओ इज़ लोकेटेड एट, तो आरडीएसओ बेसिकली कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, आरडीएसओ रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे। ठीक है, आरडीएसओ लखनऊ में है। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, तो गेटवे ऑफ इंडिया बेसिकली मुंबई में है। हाउ मेनी जोन्स आर देयर ऑन इंडियन रेलवे, तो टोटल जो है 18 जोन है इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो एंड SCOR जो कि भी नॉन ऑपरेशनल है। ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे की बात करें अगर, तो इस तरह से टोटल 18 डिवीज़न जो 18 जोन्स हैं रेलवे में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 70 है, ऐड एंड ऑड आर सेफ्टी फीचर्स फॉर, तो ऐड इज़ नथिंग बट अ ऑटोमेटिक ड्रॉप डिवाइस और ऑड मीन्स ओवर रीच डिटेक्शन डिवाइस। तो दिस इज़ बेसिकली यूज इन अ पेंटोग्राफ। ठीक है, तो ऐड की अगर बात करें तो डिवाइस दैट रैपिडली लोवर्स द पेंटोग्राफ इन केस ऑफ ब्रेक्स और डैमेज ऑफ कलेक्टर स्ट्रिप्स। ठीक है, तो इसको ऐड बोलेंगे। ऑड की अगर बात करें तो डिवाइस दैट रैपिडली लोवर्स द पेंटोग्राफ इफ पेंटोग्राफ रेजेस ओवर सेट हाइट, अगर पेंटोग्राफ जो है तो सेट हाइट से ऊपर रेज करता है तो इस केस में ODD जो है तो उसको रैपिडली लोअर कर लेता है। सो पेंटोग्राफ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लाइट एंड फैंस इन BT-EMU वर्क्स ऑन, तो लाइट एंड फैंस इन BT-EMU जो है वर्क्स एट 141 AC वोल्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ सर्ज रजिस्टर यूज्ड इन 3-phase EMU पर मोटर कोच, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं आप कि 3-phase EMU पर मोटर कोच में नंबर ऑफ सर्ज रजिस्टर कितने यूज़ होंगे। ठीक है,
मैक्सिमम परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस इन द व्हील्स ऑफ सेम बोगी बट डिफरेंट एक्सल। तो सेम बोगी बट डिफरेंट एक्सल के केस में जो है यहाँ पे बात करें तो 5 mm इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है यहाँ पे कम्यूटेटर ओवेलिटी इज मेजर्ड बाई। तो कम्यूटेटर की जो ओवेलिटी है उसको मेजर करने के लिए हम डायल गेज का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, दैट इज डायल गेज। डायल गेज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कम्यूटेटर ओवेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है यहाँ पे 3-phase लोको वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, तो 3-phase लोको जो होता है बेसिकली वह वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज द प्रेशर रिले। तो बेसिकली अगर हम प्रेशर रिले की बात करें तो प्रेशर रिले इज नथिंग बट दिस इज द हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिकल conversion element that uses the pressure of liquid to open and close electrical contacts। ठीक है, तो बेसिकली ये जो QPDJ है दिस इज द प्रेशर रिले। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल जो है तो क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।